जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस को प्रश्न पूछा जाता है और उस जीके जीएस के डीपली प्रश्न को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हम थ्योरी जो है वो मौर्य साम्राज्य तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो है हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने जैन धर्म का प्रीवियस ईयर कर लिया है, बौद्ध धर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लिया है। उसके अलावे जो है आपका कुछ पारसी धर्म यहूदी धर्म का भी कुछ क्वेश्चन था, उसको भी हमने किया। अभी हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मौर्य साम्राज्य का ठीक है, इससे पहले भी हमने क्लास देखा। अगर आपने हमारा पिछले क्लास नहीं देखा है तो आप प्लीज राकेश कुमार ऑफिशियल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप आपका रेलवे हिस्ट्री का जो है आप वहां पे पूरा क्लास आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और हमारे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए पहला प्रश्न कह रहा है आज का कि 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ठीक है, यानी सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ऑप्शन दे रहा सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी या सतलज नदी। देखिए, आपको इसमें जो है एक चीज और जानना होगा कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। ठीक है, ये हमने आपको थ्योरी में बताया था। तब भारत पे जो है सबसे पहला आक्रमण करने वाला जो है ये सिकंदर नहीं था। पहला आक्रमण करने वाला जो राजा था, ठीक है, वह आपका ईरान का राजा था। ठीक है, ईरान का राजा, ठीक है, कौन था? डेरियस प्रथम। ठीक है, सबसे पहला जो है वह आक्रमण कौन किया था? ये किया था डेरियस प्रथम। और ये डेरियस प्रथम जो है किस वंश का शासक था? तो हकमनी वंश का। ठीक है, किस वंश का? हकमनी वंश का। और यही डेरियस प्रथम से जो है वह अशोक क्या करता है? अभिलेख लिखने की प्रेरणा लेता है। क्लियर? जब हम मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे। तो सबसे पहला आक्रमण कौन करता है? तो सबसे पहला आक्रमण जो है वो आपको डेरियस प्रथम करता है, जो कि हकमनी वंश का राजा होता है भारत पर। क्लियर है? और फिर डेरियस प्रथम के बाद जो है, डेरियस प्रथम के बाद मतलब आक्रमण करता भारत पर, वहां पे किसको कब्जे में ले लेता है? तो यह डेरियस प्रथम जो है कंधार, ठीक है, कंधार को कब्जे में लेता है और कम्बोज, ठीक है, यानी अफगानिस्तान वाला एरिया है। तो कंधार और कम्बोज को जो है अपने एरिया में अधिकार में ले लेता है। इसने भारत में जो है फारसी धर्म का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। डेरियस प्रथम के बाद जो अगला शासक होगा, ठीक है, अरे यार, डेरियस प्रथम के बाद जो अगला शासक होगा वह आपको कौन सा होता है? तो ये आपका डेरियस प्रथम के बाद अगला शासक जो है वह जेरेक्स प्रथम होता है। कौन होगा? जेरेक्स प्रथम। ठीक है, जेरेक्स प्रथम। और जेरेक्स प्रथम के बाद, ठीक है, फिर अगला शासक होगा आपको डेरियस थ्री। डेरियस थ्री। क्लियर है? डेरियस थ्री। और इसी डेरियस थ्री को जो है, ठीक है, पराजित कौन कर देगा? इसी डेरियस थ्री को पराजित कर देगा सिकंदर। ठीक है, यानी कि आएगा सिकंदर। ठीक है, सिकंदर आएगा और सिकंदर जो है इसी डेरियस थ्री को, ठीक है, कब आता है? तो ये आपको 326 ईसा पूर्व जो है भारत में आता है। ठीक है, 326 ईसा पूर्व जो है भारत में आएगा। और भारत में इसी डेरियस प्रथम को जो है वह क्या करेगा? पराजित करेगा। पराजित करके जो है आपको कंधार और कम्बोज को अपने अधिकार में ले लेगा। बात समझ में है? तो वही प्रश्न कह रहा है कि जब 326 ईसा पूर्व यानी सिकंदर जो है वह कैमा आक्रमण हो गया, यह आपका आक्रमण नंबर 2 और आक्रमण नंबर पहला जो है आपको डेरियस प्रथम था। यह हमेशा याद रखिएगा। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर ने जब इसी डेरियस प्रथम को जब पराजित किया था, तो उस समय जो है सबसे पहला नदी जो पार किया था वो आपका सिंधु नदी था। ठीक है, कौन सा नदी था? सिंधु नदी। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु नदी कैसे है। सिंधु नदी आपका ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से निकलता है सिंधु नदी। और ये झेलम नदी है, ब्यास नदी है, ठीक है, ये सभी जो है आपका इसके सहायक नदियां हैं। बात समझ? तो सबसे पहले किस नदी को पार करेगा? तो भारत पर आक्रमण करने से पहले जो है आपको सिकंदर जो है वह सिंधु नदी को पार करेगा। बात समझ में है? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था और सिंधु नदी को सबसे पहले पार करेगा। उसके बाद जो है वह तक्षशिला की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और यही तक्षशिला कंधार कम्बोज को पहले निपट लिया। ठीक है, और तक्षशिला की ओर बढ़ेगा और तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला में किसको हराता है? तो तक्षशिला के जो है राजकुमार, ठीक है, आम्बिक को हराता है। ठीक है, तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक को हराएगा। और आम्बिक जो है वह उसे युद्ध ही नहीं करता, उसके अधीन जो है स्वाधीनता को स्वीकार कर लेता है। बोल लेता है कि चलो ठीक है, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, हम तुम्हारे अंडर में हैं, हम तुमको पैसा देने के लिए तैयार है।
हमारे राज्य में जो भी इनकम होगा उसका हिस्सा आपको देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तो युद्ध होता है। काम भी क्या करता है कि सिकंदर को स्वाधीनता को मतलब अधीनता को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। क्लियर है। उसके बाद जो है तक्षशिला उससे कंट्रोल में आ गया, सिकंदर कंट्रोल में। इसके बाद जो है आपका वह, ठीक है, झेलम और चिनाब नदी, यानी कि ये जो सहायक बताया ना आपको सिंधु नदी था, सिंधु नदी का सहायक आपको झेलम नदी और चिनाब नदी है। तो इसको पार करके जो है वो पंजाब वाला एरिया में पहुंचता है। ठीक है, ये आपका पंजाब वाला एरिया, भारत का पंजाब वाला एरिया। और जैसे जब आपको पंजाब वाला एरिया में जब पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पंजाब का राजा होगा कौन, यानी पहले आया हकमनी वंश का राजा नरेश प्रथम को, फिर उसका तक्षशिला में जो है अंबिक को हराया। अभी जो है जब पंजाब पहुंचेगा तो पंजाब पहुंच करके जो है वह पंजाब का राजा पोरस के साथ युद्ध करेगा। किसके साथ, पोरस के साथ युद्ध करेगा। और ये पंजाब के राजा पोरस के साथ जो युद्ध करता है, ठीक है, यह किस नदी के किनारे करता है, तो झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, आपको पूरा राजा पोरस के साथ किसका युद्ध हो जाएगा, तो आपको सिकंदर का युद्ध होगा। किसका युद्ध होगा, तो सिकंदर का युद्ध होगा। बात समझ में है। और इस युद्ध में जो है किसकी पराजय होती है, तो पोरस जो है वो हार जाते हैं और सिकंदर जो है वो आपको जीत जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये झेलम नदी के तट पर होता है और झेलम नदी को हम बिस्तता नदी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस युद्ध को जो है वह बिस्तता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिस्तता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में है। तो पंजाब के राजा जो है पोरस, जिसको पूर्व भी कहते हैं, तो इस युद्ध में सिकंदर क्या होता है, जीत जाता है और पोरस जो है वह आपको हार जाते हैं। ठीक है, और ये युद्ध कब होता है, ये आपको 326 ईसा पूर्व पहले होता है। ठीक, यानी 326 ईसा पूर्व। बात समझ में है, इसी 326 ईसा पूर्व। तो इसमें पोरस जो है वो हारते हैं, किंतु सिकंदर जो है वो पोरस की वीरता को देख करके उसका राज जो है वो फिर उन्हें वापस लौटा देता है। और पोरस के साथ जो है वह एक अच्छा मतलब व्यवहारिक संबंध बन जाता है सिकंदर का। और सिकंदर के पति जो रोकसोना होती है वह राजा पोरस को हाथों में क्या करती है, राखी बांधती है। बात समझ में है। यानी कि इस युद्ध में पोरस हार तो जरूर जाते हैं, किंतु पोरस के वीरता को देख करके सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लेता है और सिकंदर के पत्नी रिक्सोना जो है पोरस की कलाई पर क्या करेगा, राखी बांधेगा। तो ये जो है आपका पूरा कहानी है इसका। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर जो है किस नदी को पार किया था, तो सिंधु नदी को पार करेगा सबसे पहले। उसके बाद झेलम और, ठीक है, इसके बाद झेलम और चेनाब नदी को, और वहां पे राजा पोरस से युद्ध करेगा। इस लड़ाई में जो है आपको राजा पोरस हार जाता है। ठीक है, इसे जो है बिस्तता का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध या आपको हाई स्पीडिज का युद्ध भी कहा जाता है। इसे हम किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो हाई डेस्पीज। ठीक है, हाई डेस्पीज का युद्ध भी इसे कहा जाता है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 1 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा कौन सा बौद्ध स्मारक बनाया गया। कहाँ पे पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे फेमस है कौन सा, सांची का स्तूप। जो अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों में जो है टोटल कितने बनाए गए, तो अशोक के द्वारा स्तूपों की संख्या जो है आपको 84,000 है। और इस 84,000 स्तूप में जो है वह सबसे फेमस और सबसे बड़ा स्तूप जो है, ठीक है, सबसे बड़ा वो आपको सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप, सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप जो है इसका ये कहाँ है, आपको मध्य प्रदेश में। इसको सबसे पहले निर्माण किसने कराया था, तो सबसे पहला निर्माण जो है आपको राजा अशोक ने किया था। और अशोक जो है वह मौर्य वंश का कैमा शासक है, तो आपको तीसरा शासक। बात समझ में आया। तो प्रश्न कह रहा था कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है। धामक स्तूप, बिल्कुल नहीं। धामिक स्तूप जो है वो आपको ये सारनाथ में बना हुआ है। कहाँ पे, सारनाथ में। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन का जो है वो आपको प्रतीक है ये। आपको बेबी कोंडा स्तूप, जी नहीं। महाबोधि स्तूप, महाबोधि स्तूप आपको बोध गया में होगा। ठीक है, महाबोधि स्तूप। और आपका सांची स्तूप ये आपको कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी 25/1/2021 में प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। देखिए और इसके बारे में क्या है कि जैसे ये तो समझ लिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका निर्माण जो है यानी कि सांची स्तूप का निर्माण, चलिए थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में जानते हैं कि सांची स्तूप का निर्माण जो है वह कौन कराएगा। ठीक है, तो अशोक कराएगा।
अशोक जो है कब कराता है, तो इसका निर्माण जो है अशोक 3री सदी ईसा पूर्व करता है। ठीक है, कब करता है, यानी कि 3री सदी ईसा पूर्व, यानी कि कह सकते हैं 3री सदी, यानी कि एक बार लिख सकते हैं हम 300 इस बीसी आपको। इस समय अशोक जो है वह सांची स्तूप का निर्माण कराते हैं, किसके सम्मान में, भगवान बुद्ध के सम्मान में। सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ठीक है, यह आपको कहाँ पे है, रायसेन जिला में। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। और रायसेन ही जिला में जो है भीमबेटका एक गुफा भी है, रायसेन जिला में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रायसेन जिला में भी जो है एक और है आपको भीमबेटका गुफा। किस नदी के किनारे अगर पूछेगा तो बेतवा नदी के, इतना डिटेल नहीं जाएगा, फिर भी आप जान के रखिए बेतवा नदी के किनारे। और इसी रायसेन जिला में जो आपको भीमबेटका गुफा है, जो कि आपको पूरा पाषाण काल का जो आपको साक्ष्य है। बात समझ में है। ठीक है, तो सांची का स्तूप का जो है वर्ष 1900, इस सांची का स्तूप का जो है आपको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया सन 1989 ईस्वी में। ठीक है, सन 1989 ईस्वी में इसे जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में, विश्व विरासत स्थल में, यानी कि वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े मतलब कि ऐतिहासिक साक्ष्य पाए गए हैं, उन ऐतिहासिक साक्ष्य को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल करके एक लिस्ट बनाया गया। तो ये सांची स्तूप को कब शामिल किया गया, तो आपको 1989 ईस्वी में शामिल किया गया। बात समझ में आया। तो ये आपका सांची स्तूप के बारे में थोड़ा डिटेल हम देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। अभी हमने पीछे देखा, यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 का प्रश्न है। अशोक ने कराया, चाणक्य ने कराया, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका सांची स्तूप का निर्माण कौन कराता है, अशोक कराता है। यह आपको कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे पहला शासक होगा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक होगा बिंदुसार और तीसरा शासक होगा अशोक। ठीक है, यह चाणक्य जो है वह मौर्य वंश का क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और इन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह क्या करता है, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके, ठीक है, उन्हें मृत्यु दे देता है। और उसके बाद जो है नंद वंश की जगह पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह अकेले नहीं कर सकता था, यह भी आप ध्यान रखिए। तो चाणक्य का सबसे बड़ा हाथ है आपका मौर्य वंश की स्थापना में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना, ठीक है, धामिक, कौन सा भवन संरचना है, धामिक, धामिक स्तूप का निर्माण जो है मूलतः डैश वंश के शासन द्वारा कराया गया। तो आपको धामिक स्तूप तो बना बताए थे कि जब महात्मा बुद्ध जो है वह प्रथम जब उपदेश देते हैं अपने 5 शिष्यों को, ठीक है, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं हम, धर्म चक्र परिवर्तन। और इसी धर्म चक्र परिवर्तन के उपलक्ष्य में जो है वह कौन सा स्तूप बनवाया गया है, तो धामिक स्तूप बनाया गया, धामिक स्तूप बनाया गया। ठीक है, तो किस वंश के दौरान बनाया गया, तो मौर्य वंश के दौरान। ठीक है, और ये मौर्य वंश का कौन राजा बनाएगा इसको, तो मौर्य वंश का जो है वह राजा बनाएगा अशोक। ठीक, कौन बनवाएगा, अशोक बनवाएगा। ठीक है, जितना स्तूप बनवाने का काम जो है कौन प्रारंभ करता है, स्तूप अशोक करते हैं। बात समझ में आया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामिक स्तूप का निर्माण जो है मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान किया गया है, तो नंद वंश जी नहीं, कर्ण वंश जी नहीं, शुंग वंश जी नहीं, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर मौर्य वंश। ऐसे प्रश्न को देखिए और आंसर मारिए। आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 का प्रश्न है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा किस प्रकार से जो है वह रेलवे जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है। बात समझ में। अच्छा, इसके बारे में धार्मिक स्तूप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। ऐसे इसके बारे में तो पहले तो हम पढ़े ही है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है मौर्य वंश के शासन काल के दौरान किया गया था। अशोक ने इसका निर्माण कराया था। धार्मिक स्तूप जो है वह आपको उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, क्योंकि प्रथम जो है वह उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में ही। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। ये आपका धार्मिक स्तूप, ठीक है, धार्मिक स्तूप का जो है वह कहाँ पे है, सारनाथ में, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 मित्रों का प्रथम उपदेश दिया था। और यह सारनाथ में जो है, ठीक है, सारनाथ किस राज्य में पड़ेगा, तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ेगा। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था।
इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बात क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। लेकिन इसे जो है वह धामुक स्तूप को आपको नींव डाला था कौन? नींव डाला था आपको अशोक ने। ठीक है, अशोक ने जो है वह नींव डाला था। नींव डाला कहने का मतलब यह है कि अशोक बनाना प्रारंभ किया था। कब? 249 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन इसका जो विस्तार हुआ, ठीक है, ये इसका जो आगे जो चल करके विस्तार हुआ, यह विस्तार हुआ आपको कुषाण काल में। ठीक है, कब हुआ? कुषाण काल में जो है इसका विस्तार हुआ है। ठीक, और अभी जो वर्तमान में जो फाइनल रूप जो देख रहे हैं आपका धामे का स्तूप का, वह धामे का स्तूप जो है वह किस काल में हुआ है? तो आपको गुप्त काल में। बात समझ में आया? यानी कि अशोक ने जो इसका नींव रखा था धामे का स्तूप बनवाने का, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था। कुषाण काल में जो है इसको कंप्लीट किया गया था, यानी इसका जो है थोड़ा और बनाया गया, और गुप्त काल में जो इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। तो प्रश्न यहाँ से ये भी उठ सकता है कि धामे का स्तूप का निर्माण जो है वह किस किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से तो होगा ही, कुषाण काल से भी होगा और गुप्त काल से भी होगा। बात समझ में आया? तो ये है आपका धामे का स्तूप के बारे में टोटल इतिहास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? ये आपको सारनाथ में, ठीक है, ये आपको यूपी में है। बात समझ में है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताने वाला बात ही नहीं है। यानी द 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। अच्छा, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद यानी कि बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध संहिता। तो आपको तृतीय बौद्ध संहिता आपको याद है कि भूल गए? देखिए, तृतीय बौद्ध संहिता जो है वो आपको 255 ईसा पूर्व में जो है वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। देखिए चलिए चारों बता देते हैं। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व, भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे होगा? तो पहला हुआ था आपको राजगीर में। कहाँ होगा? राजगीर में। राजगीर में जो होगा, इस समय प्रथम बौद्ध संहिता के समय राजा कौन होंगे? तो आपको अजात शत्रु। कौन होंगे? अजात शत्रु। क्लियर है? दूसरा जब बौद्ध संहिता होगा वह 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 साल के बाद। और यह कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासन काल में? तो शिशुनाग वंश के शासन काल में, काला शोक के। ठीक है, काला शोक। और तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी आपको 255 ईसा पूर्व। कब? 255 ईसा पूर्व। यह कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हो जाएगा? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। और इस समय जो राजा कौन नेतृत्व होंगे? तो मौर्य वंश का शासक अशोक। ठीक है, अशोक। और चौथी बौद्ध संहिता जो है वो आपको प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रथम सदी में। यह कहाँ हुआ था? आपको जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ हो जाएगा? कुंडल वन में। और इस समय राजा कौन रहेंगे? तो अशोक द्वितीय, जिसे हम कनिष्क कहते हैं। बात समझ में आए? तो टोटल जो है 4 बौद्ध संहिता होता है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसी में प्रश्न पूछ रहा है कि आपको तृतीय बौद्ध संहिता यानी बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? कौन सा? तीसरा बौद्ध संहिता। चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, अशोक के द्वारा, या कनिष्क के द्वारा? ठीक है, यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी। आपको 3/2/2021 का प्रश्न तो पूछा तृतीय बौद्ध संहिता देख लीजिए। तृतीय बौद्ध संहिता का नेतृत्व कौन राजा करेगा? तो अशोक मौर्य वंश का शासक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और समझाने वाला कुछ बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या? अरे भाई इतना बड़ा प्रश्न। चलिए देखते हैं। ये भी प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है, 24/7/2021 का प्रश्न है। देखते करें कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक था। बिल्कुल सही है। करा भारतीय इतिहास में उनके स्थान शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, भारतीय इतिहास में उसके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? गलत है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न है। ठीक है, आपको गलत है बताना है। आप पहला कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है सिकंदर, उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात किया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और मुलाकात करके जो उसकी सेना में शामिल हो गया था, और आपका यूनानी जो युद्ध नीति जो है, ठीक, उस युद्ध नीति को क्या किया था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह सीखा था। किसके कहने पे? तो आपको इनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त के कहने पर जो है वह सिकंदर के
चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि अलेक्जेंडर सिकंदर से मुलाकात करता है और उसकी सेना में भर्ती होता है उसका युद्ध कौशल को सीखने के लिए। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन एक कह रहा है कि उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात किया था, बिल्कुल किया था, और उसकी सेना में शामिल हुआ ताकि जो है मेसोडोनिया आई मोसोडोनियन युद्ध कौशल को क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, यह तो आपको बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बैरम खां उनका अच्छा सहयोगी था, संरक्षक था और मार्गदर्शक था। जी नहीं। ठीक है, ये बैरम खां जो है ना, ये आपको मौर्य वंश में नहीं है, ये आपका जो है मुगल वंश में। ठीक है, मुगल वंश में। और ये मुगल वंश का जो शासक होगा अकबर। ठीक है, अकबर का जो है आपको यह मेन आदमी होगा, यानी कि नवरत्न जो था उसका। ठीक है, वो अकबर का जो है वह मेन आदमी है, यह बैरम खां। ठीक है, ये बैरम खां। तो बैरम खां जो है आपको कह रहा है कि उनका अच्छा सहयोगी था चंद्रगुप्त मौर्य का। जी नहीं यार, ये तो मौर्य वंश का है ना, ये तो मौर्य वंश में बैरम खां कहाँ से आएगा? मौर्य वंश में जो है आपको बैरम खां आएगा ही नहीं, ये आएगा कहाँ, मुगल वंश में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। जब एक वो गलत हो गया तो गलत ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर बी हो गया, तो बाकी दोनों सही होगा। चलिए पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया था। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो 16 महाजनपदों को जो है, पहले तो हर एक वंश के शासक बिंबिसार ने लिया, अजातशत्रु लिया, उदयन लेता, फिर पद्म नंद भी लेता है, नंद वंश का संस्थापक भी रहता है। लेकिन पूरे भारत को जो अखंड भारत जो बनाता है वह कौन बनाता है? चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है। बात समझ, टोटल 16 महाजनपदों पर अधिकार करके पूरा अखंड भारत का निर्माण करता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है पहले अखिल भारतीय यानी अखंड भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। बिल्कुल सही। अरे वो गलत होगा, बाकी सही रहेगा ना जी। पहले साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाता है। बिल्कुल, जिसमें से जो है सबसे प्रमुख राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश के समय राजधानी कहाँ रहेगी? पाटलिपुत्र ही रहेगी ना। क्लियर है? तो बी जो है वो बिल्कुल गलत है। बैरम खां जो है आपको मौर्य वंश के समय में नहीं है, यह कहाँ का है? मुगल वंश के समय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, अशोक जो है वह तर्क सिद्ध, मतलब इसका तार्किक जो क्षमता था बहुत अच्छा था। तर्क सिद्ध रूप से जो है प्रारंभिक भारत का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक है, जिसने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, तो कलिंग पर विजय प्राप्त किया, तो कह रहा किसका पोता था? ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा क्वेश्चन, एकदम हलवा। समुगुप्त, प्रभाती गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय? ठीक है, तो किसका पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। देखिए, मौर्य वंश का स्थापना कौन किया? तो मौर्य वंश का जो है स्थापना जो करेगा, ठीक है, मौर्य वंश का जो स्थापना करेगा वो चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। चलिए, मौर्य वंश का स्थापना जो है लिख लीजिए, चलिए आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। स्थापना जो है वो कौन करेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थापना करेगा मौर्य वंश का, यह किस वंश को समाप्त करके? तो नंद वंश को समाप्त करके। ठीक है, नंद वंश, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हराएगा। ठीक, और उसके जगह पर जो है वह मौर्य वंश को स्थापना करेगा। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह कब से कब तक शासन करता है मगध गद्दी पर? तो आपको करेगा यह 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। बात समझ में? 322 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वह चंद्रगुप्त मौर्य का होगा। इसके बाद अगला जो शासक होगा, ठीक है, मौर्य वंश का अगला शासक, ठीक है, वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी बिंदुसार। क्लियर है? बिंदुसार। और ये बिंदुसार कब से कब तक शासन करेगा? ये करेगा 298 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 269 ईसा पूर्व तक का जो समय है, यानी 269 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो बिंदुसार शासन करेगा। और बिंदुसार के बाद जो है बिंदुसार का बेटा जो होगा आपको अशोक। ठीक है, कौन हो जाएगा? अशोक। और अशोक का शासन काल कब से कब तक होगा? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, उसके बाद 232 ईसा पूर्व। इसके बाद भी जो है कई राजा आते जाएंगे, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है, सिर्फ अंतिम राजा याद रखिएगा, बृहदर्थ। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन हो गया? तो चंद्रगुप्त का पुत्र हो गया आपको बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हो गया अशोक। तो अशोक का दादा कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा आपको अशोक का दादाजी, यानी बी इज द
राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। बाकी जो है आपको कलिंग युद्ध के बारे में तो आपको पता ही है, बताया ही मैं। कह रहा है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो कई शासकों द्वारा कराया गया। बिल्कुल सही है। कह रहा है मौर्य वंश के शासन काल में जो है इस दौरान इसे क्या कहा जाता था। देखिए, हमने आपको बताया था कि आपको मौर्य वंश के शासन काल में जो है प्रांत को जो है वो 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 5 भागों में प्रांत बटा हुआ था, याद है आपको। ठीक है, 5 भागों में प्रांत बटा हुआ था। और वह 5 भाग कौन कौन से थे। ठीक है, तो वह 5 भाग थे आपका कलिंग, अवंती, प्रासी, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। कौन कौन से। कलिंग, कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। प्रासी राष्ट्र की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अगर आपने हमारा पीछे का क्लास नहीं देखा ना, जाके क्लास देखिए, वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल समझाया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इसलिए मैंने इसको रिवीजन किया क्योंकि यहाँ पर जो है वह इसका जरूरत है। तो ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वह सबसे कई शासकों द्वारा किया गया। तो सबसे पहले किस शासक के द्वारा किया गया, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किया गया आपको मौर्य काल के द्वारा। किसके द्वारा। मौर्य काल के द्वारा इसका जो है आपको निर्माण कराया गया। तो इस सड़क का जो है उत्तरापथ, जब इसका ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया तो उस समय उसका नाम क्या था, उत्तरापथ। ठीक है, और उत्तरापथ जो है वह कौन सा आपको प्रांत था। ठीक है, तो कंधार, कंबोज, इसमें पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान वाला एरिया, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो उसी प्रांत के नाम पर जो है इस सड़क का भी नाम क्या रखा गया, उत्तरापथ सड़क का नाम रखा गया। बात समझ में आया। तो ग्रांड ट्रंक रोड का जो है सबसे पहले निर्माण किया था मौर्य काल में। मौर्य काल में, और इस समय जो है उसका नाम क्या रखा गया, उत्तरापथ इसका नाम रखा गया। बात समझ में आया। और यह सड़क जो है गंगा नदी के किनारे से होते हुए, यानी गंगा नदी किधर से, यानी उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया होते हुए, ठीक गंगा के मैदान को पार करता है और पंजाब के रास्ते। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए, रफ हम डायग्राम देखें। ठीक है, तो ये अब गंगा का नदी वाला मैदान, उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया। तो ये यहाँ से होते हैं गंधार कम्बोज के होते हुए। ठीक है, ये आपको ये पूरा जो है वह क्या है, ठीक है, ये आपका ग्रांड ट्रंक रोड है। यानी कि गंगा मैदान से होते हुए, ठीक है, आपको गंगा का मैदान पार करते हुए पंजाब के रास्ते तक्षशिला जाता है। और 8 चरणों में यह निर्मित हुआ है। ठीक है, यह मार्ग कहाँ कहाँ तो ये होता है आपको पेशावर में, तक्षशिला में, हस्तिनापुर में, कन्नौज में, प्रयाग में, पाटलिपुत्रा और ताम्रलिप्त में। पाटलिपुत्र मतलब पटना हो गया, प्रयाग मतलब इलाहाबाद हो जाएगा, कन्नौज मतलब मध्य प्रदेश। ये डीपली नहीं, सिर्फ आप समझ सुन लीजिए। ठीक है, हस्तिनापुर इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, तक्षशिला जो आपको कंधार कम्बोज वाला एरिया। ठीक है, पेशावर आपका पाकिस्तान वाला एरिया। यानी कि ये रास्ता जो है वह 8 चरणों में जो आपका पूरा होता था। और उस समय जो इसे क्या कहा जाता था, उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, उत्तरापथ के नाम से जो है ग्रांड ट्रंक रोड को जो है आपको जाना जाएगा। बात समझ में आया। और ये टोटल कितने शहरों को जोड़ रहा है, तो 8 शहरों को जोड़ रहा है उस समय। उस समय 8 शहरों को जोड़ता है। ठीक है, 8 शहरों को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप नहीं लिखे। ठीक है, इसके बाद जो है ये तो हो गया आपको मौर्य काल में इसका जो है ग्रांड ट्रंक रोड का जो है आपको ये पूरा किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न वही पूछ रहा था कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है कई शासकों द्वारा कराया गया, लेकिन मौर्य वंश के शासन काल में इससे क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाएगा, उत्तरापथ कहा जाएगा। क्या समझ गया, क्या कहा जाएगा, उत्तरापथ। क्लियर है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। लेकिन मौर्य काल के अलावे जो है इसका और कई काल में इसका काम हुआ है। ठीक है, तो एक हो गया मौर्य काल में, और दूसरा हो जाएगा आपको मुगल काल में। किस काल में, मुगल काल में। तो मुगल काल में जो है मौर्य काल के बाद इस मार्ग में सबसे बड़ा बदलाव हुआ, जब इस मार्ग पर ज्यादातर भाग जो है वह शेर शाह सूरी का था। ठीक है, शेर शाह सूरी द्वारा जो है नए ढंग से इसे जो है पुनः निर्मित कराया गया। अच्छा, मुगल काल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शेर शाह सूरी तो मुगल काल का है नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बताते हैं हम। देखिए, इसमें जो है आपको बाबर जो है वह बाबर जो है वह सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हल्दी घाटी के युद्ध में जो है वह क्या करता है, पराजित करता है। और भारत पर जो है 1526 ईस्वी में, ठीक है, बाबर क्या करता है, बाबर जो है वह मुगल काल का स्थापना करेगा। ठीक है, मुगल काल का स्थापना करेगा।
और बाबर जो है कब से कब तक रहेगा, तो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक जो है बाबर दिल्ली के शासन पर रहेगा। बाबर के बाद जो है इसका बेटा हुमायूं, ठीक है, हुमायूं क्या करता है कि आपका दूसरा शासक होगा, और यह शासन कब से कब तक करेगा, तो यह वो करेगा मतलब 30 से लेकर के 40 तक, ठीक है। और इस हुमायूं को जो है वो चौसा के युद्ध में, ठीक है, चौसा के युद्ध में जो है शेर शाह सूरी हरा देता है, ठीक है, शेर शाह सूरी हरा देता है। और शेर शाह सूरी जब हराएगा तो अब ये शेर शाह सूरी जो है, जो कि सूरी वंश का स्थापना किया था, ठीक है, यह आपका अब दिल्ली पर शासन कब से कब तक करेगा, तो ये सूरी शेर शाह सूरी 5 वर्ष तक करता है, लेकिन ये सूरी वंश जो है वो कितना वर्ष तक करता है, 55 तक। यानी कि आपको 1500, ठीक है, 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक, ठीक है, कौन शासन करेगा, शेर शाह सूरी। यानी कि सूरी शेर शाह सूरी 5 ही तक करता है, यानी 40 से 45, और इसके बाद जो है वह शेर सूरी वंश का दूसरा शासक जो 55 तक लेकर के जाएगा। बात समझ में। और इसी 5 वर्षों में शेर शाह सूरी जो है वह इस ग्रांड ट्रंक रोड का जो है पुनः फिर से निर्माण कराता है। बात समझ में है। तो इसलिए इसको हम मुगल काल नहीं बोल सकते हैं, यानी मुगल काल में जो बीच में आपको आ जाएगा कौन, सूरी काल, सूरी वंश या सूरी काल आ जाएगा, ठीक है, जिसमें शेर शाह सूरी का शासन काल होगा, शेर शाह सूरी, ठीक है। और इन्होंने ये ग्रांड ट्रंक रोड का जो है वह पूरा फिर से क्या किया था, पुनः निर्माण कराया। और इसके बाद जो है वह सूरी वंश समाप्त हो जाएगा। फिर जो आपको 55 से, यानी 1555 से जो है 1556 ईस्वी तक फिर कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपको हुमायूं आ जाएगा, ठीक है। और हुमायूं के बाद जो है, ठीक है, 1556 से लेकर आपको 1605 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी तक जो है वह कौन शासन करेगा, अकबर शासन करेगा। बात में ये पूरा मुगल वंश का है, तो हम जब पढ़ेंगे तब डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा डिटेल था इसलिए मैंने आपको बताया। तो शेर शाह सूरी जो है वह मुगल काल का नहीं होगा, बल्कि यह किस वंश का होगा, तो सूरी वंश का होगा। तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो यानी मुगल काल के समय में ही ऐसा किया जाता है, इसलिए मैं इसे लिखा हूँ। तब पुनः निर्मित कराता है, और ये शेर शाह सूरी जो है कौन कौन सा जगह को इससे जोड़ेगा, तो सासाराम जो उसका गृह स्थल होगा उसके साथ जोड़ेगा, आगरा को जोड़ेगा, ठीक है, और अपनी राजधानी को जोड़ेगा। शेर शाह सूरी के देहांत के बाद इस सड़क का जो है नाम जो है, इसका जब मृत्यु हो जाता है किसका, शेर शाह सूरी का, यानी जब मृत्यु हो जाएगा तो यह इन्हीं मृत्यु के बाद जो है इस सड़क को जो है शेर शाह सूरी के नाम पे ही समर्पित कर दिया जाता है। और सड़क को जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया। तो शेर शाह सूरी को जो है जब मृत्यु हो जाता है, यानी कब मृत्यु होता है इनका, तो 1545 में जब इनका मृत्यु हो जाएगा, तो इसे मृत्यु के उपरांत, ठीक है, शेर शाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क आजम उन्हीं के नाम पे जो है समर्पित कर दिया जाता है। तो यानी पहले जो है क्या कहलाया, उत्तरापथ, किस काल में, मौर्य काल में। और इसी रोड का नाम जो है वह मुगल काल में, यानी शेर शाह सूरी के शासन काल में क्या हो गया, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम किस लिए हुआ, क्योंकि शेर शाह सूरी के नाम पर इसका नाम रखा गया सड़क ए आजम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत आता भी है। बात समझ में आया। तो सड़क आजम इसका नाम कर दिया गया। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे तक के जो है काबुल तक पहुंचा दिया, पूर्व में बंगाल खाड़ी, मैंने ग्रांड ट्रंक रोड को जो है बहुत ही विस्तार हो गया। क्लियर, ये तो हो गया आपको इससे शासन काल में। अब जब अंग्रेजों का जब शासन काल आता है, ठीक है, अंग्रेजों के समय में, ठीक है, अंग्रेजों के समय में, ठीक, अंग्रेजों के समय में यानी 17वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि 17वीं सदी ईस्वी में अगर इसका देखा जाए तो ब्रिटिश शासकों ने इसका फिर से पुनः निर्माण करवाता है। और इसी सड़क ए आजम जो अभी लास्ट नाम था, इसको जब कर दिया ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। बात समझ में आया। तो अभी जो ग्रांड ट्रंक रोड है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो अंग्रेजों के द्वारा। इसके पहले क्या नाम था, सड़क ए आजम, और उसके पहले मौर्य वंश में क्या नाम था, तो इस सड़क का नाम जो आपका उत्तरापथ था, ठीक है। तो एक ही सड़क का कितना नाम, मौर्य वंश में उत्तरापथ, मुगल काल ये सूरी वंश में जो सड़क ए आजम, और अंग्रेजों ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 10 कर रहा है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देख करके प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाला सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और वह एक स्थिर चित्त और शांति प्रिय सम्राट के अनुयायी, किसका अनुयायी बन गया, ठीक है, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, वेदांत का या जैन धर्म का।
ठीक है, तो वह किसका बन जाता है, तो बौद्ध धर्म का बन जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का बन जाता है। कलिंग युद्ध कब बनता है, तो सबसे पहले कलिंग युद्ध के पहले आपको समझना होगा कि, चलिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को, कि अशोक का जन्म जो है वह 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में होता है, और जन्म के 8वें सॉरी जन्म जो है वह 304 ईसा में होता है, और 269 ईसा पूर्व जो है, ठीक है, 269 ईसा पूर्व जो अपना राज्याभिषेक कराता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है कि अशोक जो है राजा बनने के लिए अपनी 99 भाइयों की हत्या करके कुएं में डाल देता है। ठीक है, और वह कुआं जो है वह पटना का आगम कुएं के नाम से जाना जाता है। तब उन्हें 269 ईसा पूर्व जो है वो अपना राज्याभिषेक कराता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कितवें वर्ष 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है। कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और उस समय कलिंग की राजधानी तोसली का राजा कौन होता है, नंदराज। कौन होगा, नंदराज। ठीक है, नंदराज शासन करेगा, और इसी कलिंग पर क्या करेगा, अशोक जो है वह आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके, ठीक है, पूरे कलिंग को और इसके राजधानी को अशोक क्या करेगा, अपने अधिकार में ले लेगा। क्योंकि यह आक्रमण जो है वह किस लिए किया जाता है, तो हाथी को प्राप्त करने के लिए। और इस आक्रमण में जो है वह काफी ज्यादा महिलाएं मारी जाती है, बच्चों को मार दिया जाता है, जिससे ये सभी को देख करके अशोक का जो है वह मन बहुत विचलित हो जाता है, और अशोक जो है वह हमेशा के लिए युद्ध नीति को त्याग देता है, और उसके जगह पर जो है वह मतलब शांति का नीति अपना लेता है। इसे कहा जाता है आपको, भैरी घोष की जगह पर धर्म घोष को अपना लेता है। किसको अपना लेता है, भैरी घोष की जगह पर। ठीक है, भैरी घोष की जगह पर आपको धर्म घोष को अपना लेगा, धर्म घोष को अपना लेगा, और हमेशा के लिए युद्ध नीति को क्या करेगा, समाप्त करेगा। फिर भी इसका मन जो है बहुत विचलित होता है। ठीक है, जब मन विचलित होगा तो इसका जो है भतीजा, एक नाम है भतीजा, भतीजा जो रहेगा निग्रोध। ठीक है, निग्रोध के कहने पर जो है अशोक क्या करेगा, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेगा। किसके धर्म की शिक्षा लेगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेगा। और यह बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लेती है, तो उपगुप्त से। ये भी इंपॉर्टेंट, किससे लेगा, उपगुप्त से। चूंकि बौद्ध धर्म से पहले जो है वह अशोक का कौन सा धर्म रहेगा, तो बौद्ध धर्म के पहले जो है अशोक का जो है वह ब्राह्मण धर्म रहेगा। ठीक, और कलिंग युद्ध के बाद जो है वह कौन सा धर्म अपना लेगा, तो आपको बौद्ध धर्म को अपना लेगा। बात समझ में आया। अच्छा, ये कलिंग युद्ध की जानकारी जो है वह कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी जो है वह अशोक के 13वें शिलालेख से भी प्राप्त होती है। 14 चतुर्दश शिलालेख है, हमने पढ़ाया है, तो 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो है इसकी जानकारी शिलालेख, चलिए शिलालेख, और इसकी जानकारी जो है वह कलिंग युद्ध की जानकारी किससे प्राप्त होगा, तो आपको हाथी गुफा अभिलेख से। तो दोनों दिया रहेगा ऑप्शन, तो मार दीजिएगा हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा। और यही खारवेल जो है बाद में जाकर के कलिंग को अपने अधिकार में फिर से पुनः वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा जो है वो कलिंग के बारे में नहीं पूछ सकता है, या टोटल जो है निचोड़ हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी कहिए कि क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और इसको स्पीड करें। बात समझ, लेकिन लोगों तक के फैलाए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखते रहिए, सीखते रहिए, और सरकारी नौकरी का सपना पूरा करिए।